इब्तिदाए रब्बे रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अज़हर फिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। आज हर एक पाकिस्तानी शदीद माशी और जहनी दबाव का शिकार है। ज़रूरत की अशिया, पेट्रोल, बिजली और डीज़ल की कीमतें बढ़ने से एक तकसीम बढ़ती जा रही है। अमीर और गरीब में वाज़ेह फ़र्क महसूस किया जाता है। आम पाकिस्तानी के चेहरों पर एक कर्ब को पढ़ा जा सकता है। ये माशी तकसीम क्यों है? ये अमीर और गरीब में फ़र्क क्यों बढ़ता जा रहा है? आइए जानते हैं माशी अमूर के माहिर जनाब नदीम अब्बास से। नदीम साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। व्हाट इज़ योर टेक? शुक्रिया अज़हर साहब। अज़हर साहब, ये हकीकत है कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब का जो फ़र्क है और ये जो खलीज है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुर्बत में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। जो सैलरी क्लास है और लेबर तबका है जो जॉब्स करता था किसी शॉप्स के ऊपर, मार्केट्स के अंदर, दुकानों के अंदर, जो 15 से 20 हज़ार कमाते थे, वो सारे अब गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे चलते जा रहे हैं। और अब आम आदमी जो है उनके चेहरों पे परेशानी और तकलीफ़ जो है वो अय्यां है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी पॉलिसियाँ जो हैं, मुआशी पॉलिसियाँ और उनके जो अहदाफ हैं वो गलत हैं, वो संजीदा नहीं हैं मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने में। हालांकि हमारे पड़ोस में हम देखते हैं, बांग्लादेश को देखते हैं तो वो काफ़ी आगे निकल गया है और बहुत सारे ममालिक हैं छोटे छोटे जिन्होंने मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। हम अभी तक जो है अजीब व गरीब कशमकश में मुब्तला हैं। कभी जमहूरियत का और कभी दूसरा सेटअप का, कभी कंट्रोल डेमोक्रेसी लाते हैं, तो कभी हम अभी उन मसाइल में घिरे हुए हैं जिस वजह से मुआशी जो हमारे तरजीहात हैं उन पर हमारी तवज्जो नहीं है, जिस वजह से मुल्क जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और ये आने वाले दिनों में मज़ीद खलीज बढ़ती जाएगी जो मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगी। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अशराफिया का। ये अशराफिया हैं कौन? अशराफिया आम लोग जो है अशराफिया को समझते हैं कि शायद ये सिर्फ सियासतदान हैं, जबकि अशराफिया में हमारे ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, जो एलीट क्लास ब्यूरोक्रेट्स, जो मतलब किंग मेकर जिनको कह सकते हैं। इसमें जजेस आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, और इसके अलावा आपकी जो जर्नल्स हैं जो टॉप ब्रास है वो आ जाते हैं, और सियासतदान आ जाते हैं। ये अशराफिया है और इनकी आपस में कशमकश चलती रहती है। ये किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करते और इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं और इनके अपने मर्ज़ी के फ़ैसले होते हैं। ये कहते हैं कि हमने मुल्क को अपने लिहाज से चलाना है और जिस वजह से हम मुआशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। हमारे मसाइल की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि ये जो अशराफिया है ये किसी एक पॉइंट पे मुतफिक नहीं हो रहा। कभी कोई पॉइंट लेते हैं, कोई कभी कुछ, और वो अपनी जो मरात हैं वो कम नहीं कर रहे, गरीब पे बर्डन डाल रहे हैं, जिस वजह से ये अशराफिया का जो अब टर्मिनोलॉजी है ये आम आदमी बड़ी मशहूर होती जा रही है कि अशराफिया को कोई मसला नहीं है। ये अशराफिया में ये जो बिजनेसमैन है, सरमायादार, ये भी शामिल है? कुछ सरमायादार भी हैं जो बड़े चंद हैं जो लॉबिंग करते हैं बड़े लेवल पे और उनका पॉलिटिकल पार्टीज़ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं, वो भी अब अशराफिया में शामिल हो गए हैं क्योंकि उनकी भी इनटेक होती है। वो भी कहते हैं कि जी हमने ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। वो मुज़ाहमत करते हैं। अक्सर आप देखते हैं हुकूमत को फैसला करती है तो ताजर बरादरी एहतजाज करने लग जाती है, जलाओ कराओ, मार्केटें बंद होती हैं। फिर उस पे ऊपर आम आदमी परेशान होता है, जी अब हमारा काम नहीं है, धंधा नहीं है। तो फिर होता क्या है, सियासी हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाती है और उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। सही। तो ये आम आदमी से इतने दूर क्यों, इतना फ़र्क क्यों है? ये हमारा ओवरऑल जो सिस्टम है, जो हमने ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। हमारी अदलिया के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। वो कहती है कि जी वो तौहीन अदालत लग जाती है जब भी कोई अदलिया की के ऊपर क्वेश्चन उठाता है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर, उनकी मराद के ऊपर, तो उसके ऊपर जब तौहीन अदालत लग जाती है तो लोग चुप हो जाते हैं, सियासतदान चुप हो जाते हैं। इसी तरह हम अगर अपने जजेस जर्नल्स की जो मतलब उनका बजट है उसके ऊपर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटी मामलात हैं, मुल्क सेक्रेड काउस। हाँ, तो वो सेक्रेड काउ हैं, उसके ऊपर भी कोई बंदा आवाज़ उठाता है तो उसको भी गद्दार करार दिया जाता है।
और उसको डराया धमकाया जाता है, मारा जाता है। जैसे अब आपने अयाज अमीर की एपिसोड सुनी है कि उसने एक जनरल बात की थी और उसके ऊपर जो है तशद्दुद हुआ, उससे मोबाइल भी छीना गया और उसको वार्निंग दी गई कि आप अपना ज़ुबान जो है वो बंद रखें। इस मुल्क में मसला यही है कि सियासतदान को आप जितना मर्ज़ी गाली दे दें और वही गाली बर्दाश्त करता है, वही तनकीद भी बर्दाश्त करता है, जबकि तनकीद जो है हमारी जजेस बर्दाश्त नहीं करते और हमारे जो जर्नैल है, हालांकि पॉजिटिव तनकीद होती है जी, वो मस्बत तनकीद भी नहीं बर्दाश्त करते। वो कहते हैं जी आपको नहीं पता, हम लोग बेहतर जानते हैं और हम मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं। हालांकि उसके अंदर गुंजाइश होती है बेहतरी की और वो बेहतरी की सजेशन को वो मदाखलत समझते हैं और उसका वो मुज़म्मत करते हैं और ताकि कोई बंदा उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। सही। तो एक लफ्ज़ है माफिया का इस्तेमाल किया जाता है, हर सियासतदान हर तकरीर में माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। पिछली हुकूमत के जो सियासतदान थे, हुक्मरान थे, वो तो इसको बहुत ज़्यादा इसको लफ्ज़ को इस्तेमाल करते रहे। ये माफिया है कौन, असल में ये कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इस माशी सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं? हमारे यहाँ वैसे टर्मिनोलॉजी में माफिया ज़्यादातर सियासतदानों को कहा जाता है और सरकारी अफसरान को कि ये माफियाज़ हैं, और पीछे नीचे जो बिजनेसमैन है वो माफिया कंसिडर होता है। लेकिन मेरे ख्याल में बल्कि अब जो एक टर्मिनोलॉजी, माफिया वो होते हैं जिनके बारे में बोलना, जिनके बारे में आवाज़ उठाना ममनू होता है। सही। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है 2-3 ऐसे शोबाजात हैं जिनके ऊपर हम आवाज़ नहीं उठा सकते, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते, उनकी पॉलिसियों पे हम उनको रोक टोक नहीं सकते। असल में माफियाज वो हैं। सियासतदानों को तो आगे नाम दिया जाता है कि सियासतदान माफिया हैं। सियासतदान बेसिकली कमज़ोर हैं। सियासतदान के अंदर वो पावर नहीं है कि वो चीज़ों को कर्ब कर सके। सियासतदान ही सबसे कमज़ोर आदमी है। तो ये एक दूसरे के फिर क्यों गले पड़े रहते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहते हैं सियासतदान? असल में इनको इसी वजह से ही ये कमज़ोर हैं और ये अपनी सीट पक्की करने के चक्कर में दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं और बेजा कीचड़ उछालते हैं। इनके ऊपर इल्ज़ामात तो बड़े मुंह भर के लगा देते हैं कि फ़लान है। अब जैसे इमरान खान ने कहा जी 1100 अरब की करप्शन की है शरीफ फैमिली ने, हालांकि वो 3.5 साल इक़्तिदार में रहे हैं। उसका एक एसेट रिकवरी यूनिट भी रहा है, नैब भी उसके पास थी, FIA भी उनके पास था, लेकिन वो शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ कोई सॉलिड केस नहीं बना सके। तो अभी भी वो 4 साल बाद भी कहता है जी करप्शन। तो हमें अब उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। करप्शन अगर उन्होंने की है तो आप उनके केसेस अदालतों में ले जाएं, सबूत ले जाएं, सारी चीज़ें ले जाएं। तो ये जस्ट एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने वाला जो सिस्टम है, ये आवाम को गुमराह कर रहा है। आम आदमी को मसाइल की समझ नहीं है और आम आदमी मज़ीद कन्फ्यूज़ होता जा रहा है। यानी ये कौमी जो मफादात को अपने ज़ाती मफाद पर तरजीह देते हैं, ऐसी कोई सूरत हाल? ये ऐसी सूरत हाल है, नो डाउट। इसमें जो है हम सब्जेक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते कि अवामी मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है, गुर्बत के मसाइल का क्या हल है, एजुकेशन मसाइल का क्या है, हेल्थ की सूरत हाल में हमारे पास सलूशन क्या है। और अभी भी आप देखते हैं कि इमरान खान कोई उन अवामी मसाइल के ऊपर बात नहीं कर रहा कि जी हमने हेल्थ में कैसे इनकलाब लाना है, एजुकेशन में कैसे लाना है, हमने ब्यूरोक्रेसी को कैसे ठीक करना है। सही। तो बस वो करप्शन का बयानियात पेश कर रहे हैं और आम आदमी को यकीन हो जाएगा जब एक बात बार बार आती है और वो इतना लोगों को सच लगने लग जाती है कि शायद यही करप्शन है, जबकि 3.5-4 सालों में उन्होंने 1 रुपया भी रिकवर नहीं किया। सही, यानी कुछ भी नहीं कर सके, वो सिर्फ वो बयाने तक हाथ तक रहा है। ऐसे ही है। और आप देखते हैं कि जब इसकी हुकूमत जाने लगती है तो उससे कुछ अर्सा पहले शहजाद अकबर साहब जो पहले TTs और पता नहीं क्या कुछ बैठ के पलंदा जो है वो मीडिया के सामने रख देते थे, लेकिन अदालतों में तो सबूत दिए जाते हैं, वहाँ पे इल्ज़ामात का सिलसिला नहीं चलता, जिस वजह से वो अदालतों में बुरी तरह नाकाम हुए और अपोजिशन जमातों को रिलीफ मिला। आपने देखा कि वो पैरागॉन एक स्कैंडल था जिसमें साद रफ़ीक और उसका भाई, उसके अंदर जस्टिस मकबूल बाखर ने जो बयान दिए थे कि वो नैब जो है, नैब का केस बहुत ही कमज़ोर था, तो उसने यही कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाई गई है और जो भी बंदा हुकूमत के खिलाफ बोलता है उसकी आर्म ट्विस्टिंग की जाती है। तो यही सूरत हाल है और जिस वजह से मुल्क जो है बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। पाकिस्तान IMF से आस लगाए बैठा है, अगर वहाँ से कर्ज ना मिला तो क्या बनेगा? पाकिस्तान को IMF से कर्ज तो मिल जाएगा, कर्ज ना मिलना तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है,
क्योंकि पाकिस्तान ने IMF की जो शराइत हैं, बल्कि IMF की शराइत से भी कुछ ज़्यादा ही उनकी शराइत पूरी कर ली हैं, और जिसमें आप देखते हैं कि फ्यूल प्राइसेस को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। 2 से 2.5 माह के अंदर उन्होंने 100 रुपीज़ का इजाफा कर दिया है। इसके अलावा फ्यूल वो जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं वो बढ़ा दी, यूनिट कितना आगे चला गया है। तो ये चीज़ें जो हैं अब हमारा वो पूरी चीज़ें हो गई हैं, IMF हमें डील देगा। इस दफ़ा मसला ये हुआ है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो अकेले चले गए हैं IMF के पास। जब हुकूमत चेंज हुई है तो वो अकेले खुद चले गए सोलो फ्लाइट लेकर IMF के पास, हालांकि उसका हक बनता था कि वो इकनॉमिक टीम लेकर जाते, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से और ट्रेड मिनिस्ट्री और सारे जो FBR की जो टीम लेकर जाता, और वो पूरा होमवर्क करके जाते और वहाँ पे उनको कन्विंस करते कि हमारी ये पॉलिसियाँ हैं, ये तरजीहात हैं, हम ये काम करेंगे, आप हमें थोड़ा सा रिलीफ दें, हम इंशाल्लाह आपके मेयार पे पूरा उतरेंगे। तो वो जब अकेला चला गया तो उसके पास इतना नॉलेज भी नहीं था, वो सिर्फ प्लानिंग करके हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो हवा में बातें कर रहा था। तो इसलिए IMF ने उसकी बातें कम सुनी हैं और उसके आगे जो है एक पूरा उसको लेटर थमा दिया कि ये भी शर्त पूरी करें, ये भी करें, ये भी करें। और अब आप देखते हैं कि वो तमाम शराइत वो पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिस वजह से गरीब आवाम जो है पिस रहे हैं। आम आदमी जो है मुआशी सूरत हाल उसकी जो है वो बहुत ही ख़राब हो रही है, रोज़ मसाइल का शिकार होता जा रहा है। मिडिल क्लास हमारी जो है वो तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। अब सिर्फ 2 ही क्लासें हैं, या वो एलीट क्लास है या लोअर क्लास है। हमारे दोस्त ममालिक क्यों नहीं इमदाद दे रहे हमें, हमारी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? दोस्त ममालिक को तो आप लोग ये नहीं ना कह सकते, पिछले 72-74 सालों से वो आपको इमदाद दे रहे हैं। कोई भी इमदाद जो है वो 2 दफ़ा देता है, 3 दफ़ा देता है, 4 दफ़ा देता है। अब 72 सालों में आप हर 3 साल बाद 4 साल बाद इमदाद लेने पहुँच जाते हैं, यानी वो तंग आके कह देते हैं बाबा माफ़ करो। जी, अब कोरोना के बाद जो सूरत हाल हुई है तो तमाम इकानमीज़ जो हैं दुनिया की वो खुद सुकड़ चुकी हैं, तो लोग अपने मुआशी चैलेंजेस की तरफ देख रहे हैं। अब पाकिस्तान की उनको ज़रूरत भी नहीं है। पहले तो अफ़गानिस्तान इशू था तो पाकिस्तान को ज़रूरत थी वेस्ट की, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका की बेसिस पे मिडल ईस्ट वाले भी हमें दे रहे थे। तो इसलिए अब ये चैप्टर आप क्लोज समझें कि अब हमें कोई इमदाद मिलेगी। सही। तो चीन है हमारा जो करीबी दोस्त है और जिसको हम कहते हैं कि ये समंदरों से गहरी और हिमालय से ऊंची है। ये पॉलिटिकल स्टंट हैं कि हिमालय से जो ऊंचे हमारे ताल्लुकात हैं और समुद्रों से गहरे हमारा दोस्ती है। उसमें भी दोस्ती में आपने देख लिया कि इमरान खान की हुकूमत में CPEC के जो प्रोजेक्ट्स थे वो स्लो डाउन हो गए थे। बाकायदा उन्होंने इसके ऊपर कंप्लेन किया, एहतजाज किया था चाइनीज़ हुकूमत ने। और वो जब आपको पैसे दे रहे हैं तो वो उसमें आउटपुट उनको नज़र नहीं आ रही। जब वो कर्जा दे रहे हैं वो कहते हैं कि हमने अगर आपको इतने अरब दिए है तो आप इसमें आउटपुट दिखाएं, तो हमारे यहाँ आउटपुट नहीं आती क्योंकि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की हर्डल्स हैं। कभी तो अब जो CPEC की सूरत हाल क्या है? कोई CPEC में अब जब शहबाज शरीफ साहब ने उनको एश्योरेंस दिलाई है और उनको भी यकीन है कि अब काम शुरू होगा, CPEC का भी है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी वो एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है थर्मल पावर का। ये थर्मल पावर का प्रोजेक्ट करोड़ है कोई जी, करोड़ का बिल्कुल वो हुआ है और भी हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ तो ये जितने भी हम मुआशी अहदाफ हैं ना, इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में सिक्योरिटी के मसाइल ख़त्म हों, मुल्क में अमन व अमान हो। हमारे यहाँ अभी भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी मिसिंग पर्सन के वाक़यात हैं। तो वो लॉलेसनेस की वजह से जो इन्वेस्टर है, जो चाइनीज़ हैं, उनको भी वहाँ पे सिक्योरिटी मसाइल हैं, तो वो भी उन इलाकों में उस तरह जाने से गुरेज करते हैं कि आप कितने टाइम सिक्योरिटी उनको देंगे। तो इस वजह से पहले हमें वो मसाइल पे कवर करना होगा कि हम पहले लॉ एंड आर्डर बेहतर हो, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो, फिर मुआशी चीज़ें बेहतर होंगी। अदरवाइज ये सारा ड्रीम जो है हमारा ये कभी पूरा नहीं होगा। ये रूस से जो मुआहदों की हकीकत क्या है? वो कहते हैं कि तेल का मुआहदा हो रहा था, इमरान खान साहब कहते हैं, वो अपने जलसों में भी कहते हैं गंदम के हवाले से था। ये कोई है इसमें कोई हकीकत? ये जस्ट पॉलिटिकल स्टंट है। इमरान खान का जो दौरा था वो इनका मतलब उस वक्त जो प्लान किया था तो वो तो काफ़ी पहले का प्लान था। उसमें ये जब वहाँ पहुँचे हैं तो फौरी उस वक्त मौके के ऊपर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। वो जंग शुरू हो गई थी। अब ये और क्योंकि दौरा प्लान हो चुका था तो अब ये रोक नहीं सकते थे अपने आप को, तो इनको वहाँ पे मजबूरी में जाना पड़ा और वहाँ पे उनके साथ बातचीत हुई, सारी बातें हुई। लेकिन वो जंग की वजह से मिडल ईस्ट और यूरोप और सारा जो था आपका अमेरिका,
उसका रद्द-ए-अमल शदीद आया पाकिस्तान के। आप इस सूरत हाल में दौरा करने की पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी, तो वो मसला भी हुआ। और चाइना ने रूस ने हमें इमदाद की यकीन दहानी कराई होगी, लेकिन रूस खुद जो है, अब सूरत हाल देखेंगे उसके ऊपर कितनी पाबंदियाँ लग चुकी हैं, वो खुद मुआशी जो है डिक्लाइन का शिकार है और वो अब बैरूनी कर्जे जो हैं वो पे करने की पोजीशन में नहीं है। तो अब उससे कोई उम्मीद करना कि हमें कुछ मिलेगा, ये जस्ट स्टंट है। हालांकि हम लोगों को पता है, पाकिस्तानियों को, कि जो ईरान की गैस पाइपलाइन है वो बलूचिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है और वो कहते हैं हमसे गैस ले लें। अब तो अमेरिका की पाबंदियां भी ईरान के ऊपर तकरीबन हट चुकी हैं, वो क्योंकि उनका जो वो न्यूक्लियर मुआहदा था वो ट्रंप के जाने के बाद। पाकिस्तान ईरान से तेल क्यों नहीं लेता, हालांकि वो ईरान का तेल बड़ा सस्ता है, सस्ता भी है, गैस कितना तेल सस्ता मिलता है, गैस सस्ती है और प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती हैं। लेकिन आपको पता है ये स्टंट होते हैं, खेले जाते हैं, ये कभी भी नहीं होना। ये हमें असल में उसमें हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क जो है सऊदी अरब, वो भी नहीं चाह रहा, मिडल ईस्ट वाले भी नहीं चाह रहे, अमेरिकन ईरान से मामलात हों। तो इसलिए हमने ईरान की मार्केट के साथ जो है हमारा बड़ा कोल्ड रिस्पांस रहा है, हम उनको लिफ्ट नहीं कराते। हालांकि आप देखते हैं कि अभी जो लोड शेडिंग का क्राइसिस हुआ है, तो पाकिस्तान के जो वज़ीर हैं अपना पावर और बिजली, जो खुरम दस्तगीर, ये ईरान गए हैं, इन्होंने कहा कि हमें बिजली चाहिए बलूचिस्तान के जो मुल्का इलाकों के लिए। तो उन्होंने कहा जी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने फौरी ही पाकिस्तान को बिजली दे दी है जो बलूचिस्तान के मुल्का इलाके थे, और वहाँ पे पावर आ गई है। ईरान से हम फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन वो हम ब्लॉक को, क्योंकि सऊदी ब्लॉक का हिस्सा है, तो हम ईरान वाला बेनिफिट उठा नहीं सकते। हालाँकि जो इंडिया है वो उसको अपनी लोकल करेंसी में और उनके साथ बार्टर ट्रेड सिस्टम के साथ बहुत सारा जो तेल है वो ईरान से ही लेता है। अब तो ये सऊदी अरब और ईरान के मामलात भी काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं अब उनको, लेकिन अभी भी उनके अंदर जो दिलों में जो एक नफरत है वो जल्दी इतनी नहीं होया कि वो अभी आपस में ट्रेड करने लग जाए, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, उनके में थोड़ी सी सर्द मेरी कमी आई है, वो जो उनके आपस में लड़ाई थी और वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी भी वो दोस्ती में नहीं बदली, शराकतदारी में नहीं बदला वो काम। अच्छा, ये रूस और जो यूक्रेन का मसला आपको कब तक हल होता नज़र आ रहा है? क्योंकि अगर ये तूल पकड़ता गया तो माशी सूरत हाल तो ऐसी रहेगी। ये मसला रूस और यूक्रेन का तवील होता जा रहा है और होगा भी सही, मज़ीद सूरत हाल ख़राब होनी है। क्योंकि अभी कल आपने देखा है कि रूस के जो बॉर्डर एरिया था यूक्रेन के साथ, वहाँ पे 1-2 अटैक्स हुए हैं जिसमें रशियन के कुछ बंदे मरे हैं, रशियन फोर्सेस के भी थे और सिविलियन भी थे, जिस पे रूस ने कहा कि ये यूक्रेन ने करवाया है, जबकि यूक्रेन ने इस पे ऊपर खामोशी रखी हुई है अभी तक। और ये एक प्रॉक्सी वार अब वहाँ पे भी चल पड़ी है। यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया ने भी असला देने का ऑस्ट्रेलिया ने, नेटो ने उसको तो अपना मेंबर भी, वो एक स्टेट का दर्जा भी दे दिया है कि जी इसको हम फ्यूचर में अपना परमानेंट मेंबर भी बना देंगे, उसको उस लाइन में भी ले हैं। तो ये वो एक वही वार होनी है, प्रॉक्सी, जिस तरह अफगानिस्तान में लड़ी जा रही थी। और ये रूस जो है मेरे ख्याल में बुरी तरह उसमें फंस चुका है। रूस को यहाँ से जितना जल्दी एग्जिट करेगा वो उसके हक में बेहतर होगा। यानी कि ये मामला बहुत ज़्यादा देर तक चलेगा? ये ज़्यादा देर तक चलने वाला है मामला, ये इतना जल्दी रुकने वाला नहीं है। माजी में हमने देखा जिस चीज़ की कीमत बढ़ी वो वापस अपनी जगह नहीं आई। अगर अब कौमी ख़जाना बेहतर हो जाता है तो क्या ये अशिया की कीमतें कम हो जाएंगी, वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी, या जहाँ वो हैं टिक जाएंगी? अशिया खुरनोश की चीज़ों में या दूसरे ऑयल की कमी जो है, ये कोई छोटा मोटी तब्दीली तो आ सकती है, ये वैसे नीचे नहीं आएगी। ये कहना कि नीचे आ जाएगी, मौसमी सूरत हाल बेहतर होगी, ये गलत है। मेरे ख्याल में हम ये जितना 1200 से 1500 अरब रुपए का जो हमने ये रेवेन्यू इकट्ठा किया है, कीमतें बढ़ा के ऑयल की और बिजली की और दीगर जो चीज़ें हैं, तो ये लॉन्ग टर्म हमें फ़ायदा नहीं देगा, ये ड्रेन आउट हो जाना है। अगर आप देख रहे हैं कि 7-8 माह बाद इलेक्शन जब आने हैं तो और निगरान सेटअप आएगा तो वो यही कहेगी जी ख़जाना खाली है। क्योंकि हम जब तक अपने अखराजात कम नहीं करेंगे और हम अपने जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, तो ये जितनी भी हम कमाई ऊपर से कर लें, अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर लें, ये सारे ड्रेन आउट हो जाने हैं। क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी के खर्चे कम नहीं हो रहे। अभी शहबाज शरीफ साहब ने ब्यूरोक्रेसी को मुराद दी हैं, जबकि गरीब आदमी के ऊपर टैक्सेस लगाए, ब्यूरोक्रेसी को मुराद दी हैं। और हमारे जो जजेस हैं उन्होंने एक फुल कोर्ट रेफरेंस का वो एक इजलास भी बुलाया था, जिसमें फ़ायज़ ईसा ने इख्तिलाफ़ी नोट लिखा है
कि आप रिटायर्ड जजेस के लिए इमारात का कह रहे हैं। अब जब वो जजेस, वो अभी एक प्लाट्स का इशू आया था कि वो ग्रीन बेल्ट में उनका स्कैंडल भी था, और अब वो मजीद मराद भी चल रहे हैं कि हमें गाड़ियाँ भी मिलें, हमें गार्ड्स भी मिलें, हमें बंगले भी मिलें। तो ये मराद का जो सिस्टम है ये ख़त्म नहीं होगा। हमारा डिफेंस बजट में हम जब तक कमी नहीं करेंगे तो ये मामलात बेहतर होने वाले नहीं हैं और ये मामलात इसी तरह ख़राब रहेंगे। सही है, यानी कि यही इशू है कि जब कोई सियासी हुकूमत मुस्तहकम होने लगती है, माशी सूरत हाल बेहतर होने लगती है, तो कोई रजीम चेंज हो जाता है। वो दरमियान में जो आता है ना टाइम, वो क्रूशल हो जाता है। वो ऑफ कोर्स ये रजीम चेंज का भी हमारे यहाँ जो मसला है, अभी ये इमरान खान की हुकूमत को जो चेंज हुआ है ये मुल्क के लिए बहुत मौलिक साबित हुआ है। अब तो जो भी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान की हुकूमत को हटाना मुल्क के लिए बहुत ही तबाहकुन साबित हुआ है और ये आने वाले वक्त में मज़ीद मामलात जो हैं वो ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। तो जब मामलात ख़राब थे, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर थी या ख़राब थी, चल रही थी, वो चलने देते, क्या वजह बनी कि इसको चेंज करना पड़ा? ये सवाल हर बंदा करता है, पूछता है। इसमें इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। जी जी, आप क्या समझते हैं? इसमें एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अपने मफादात थे, मफादात का टकराव होता है और उसमें वो कुछ अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। वो जो ऊपर मैनेज कर रहे होते हैं ये मामलात उनका ही है कि वो उन्होंने क्या सोच कर ये सारा काम किया है, ये खेल किया। ये सियासतदान जो है, अपोजिशन हो गई या इमरान खान हो गया, ये तो जस्ट नीचे से सपोर्टर होते हैं। और अभी अगर इमरान खान को न्यूट्रल्स इशारा करें तो इमरान खान भी सब कुछ करने लग जाएगा और ये अपोजिशन को जो है वो गिरा देंगे। तो सियासतदान तो जस्ट एक मोहरे साबित होते हैं। असल में जो ऊपर बैठ के डोरे हिलाने वाले हैं वो मामलात को ख़राब करते हैं। उनका एक अपना कोई व्यू होता है, वो आप खुद अपने मफादात को देख रहे होते हैं या वो कहते हैं कि हम मुल्की मफादात को देख रहे हैं। वो मसाइल जो हैं वो जब तक हम नहीं ख़त्म करेंगे और सही मानों में जमहूरियत और जमहूरी इदारों को मजबूत नहीं जब तक करेंगे उस वक्त तक ये सारी जो एफ़र्ट्स हैं और ये मुआशी जो मामलात हैं ये कभी भी बेहतर नहीं होंगे। सही है। लीबिया में अवाम ने महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट को आग लगा दी। ये सूरत हाल पाकिस्तान में भी पैदा हो सकती है? यकीनन ये सूरत हाल पाकिस्तान में भी पैदा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में अब अवाम जो है, गरीब आदमी जो है, जो किसी फैक्ट्री वर्कर है, एक ज़माने में वो जब भी कोई तेल की कीमतें बढ़ती थीं या बिजली की बढ़ती थी तो वो एहतजाज करते थे, वो सड़कों पे आते थे। अब जो गरीब वर्कर है वो उसके पास छुट्टी नहीं कर सकता, वो दिहाड़ी अपनी कटवा के सड़कों पे एहतजाज नहीं कर सकता। इतने हालात मुआशी ख़राब हो चुके हैं। तो ये लावा है जो पक रहा है अंदर ही अंदर, तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो हुकूमत को और ये हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब को चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि आवाम पर उतना बोझ डालें जितना उनमें बर्दाश्त कर सख्त हो। हाँ, और अपनी अशराफिया और अपने जो बड़े अखराजात हैं हमारे वो ख़त्म करें। यानी उनको अपने रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है। रवैये तब्दील करने की होगा, यानी जो अपने पास समेट के रखा हुआ है तिजोरियों में पैसा, ज़रा इन पे भी खर्च करें, और अपनी बजट की तरजीहात में तब्दीली लाना होगी। सही है। लोड शेडिंग का बहरान हर कुछ अरसे बाद फिर जन्म ले लेता है, इसकी वजह क्या है? इसहाक डार को जल्दी से वापस बुलाया जाए और ये जो है उसको इक़्तिदार दिया जाए, क्योंकि वो सीनियर हैं और वो उसका तजर्बा भी ज़्यादा है, तो वो शायद मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल कर सकेंगे और मिफ्ता साहब से जल्दी जान छुड़ाई जाए। सही है। ये हमने देखा है कि जब कोई कीमतें चीज़ों की बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, तो सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाता है। जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं बेचारे, उनकी तनख्वाहें वैसी की वैसी होती हैं, वहीं की वहीं होती हैं, लेकिन महंगाई डबल हो जाती है। तो इसका हल क्या है कि कॉरपोरेशंस हैं, इनको क्या करना चाहिए? इसके लिए एक पूरा हमारा सिस्टम है, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, एक महकमा जो है वो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए एक सोशल वेलफेयर फ़ंड भी होता है, उनके लिए एक अलहदा जो है जिनमें उनको सस्ते फ्लैट्स दिए जाते हैं, उनको पेंशन दी जाती है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा वो जो डिपार्टमेंट है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और वो उनके जो अफसरान हैं वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जो अफसरान हैं उनसे मिली भगत करके मामलात को ख़राब कर देता है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि चंद लोग जो हैं उनमें उनकी जो पेंशन भी होती है और सारे मामलात भी मिलते हैं और बाकी फ़ंड से वो महरूम हो जाते हैं। और ये हमारा अलमिया है कि हम उनके लिए कुछ नहीं करते और वो बहुत ही कसम पसरीब की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सही है। ये मीडिया मालगान है जो ये अरबों रुपए कमा रहे होते हैं,
ये अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, लेकिन उनके जो वर्कर हैं, कैमरामैन हैं, आम सहाफ़ी हैं, वो बिल्कुल उनकी जो सैलरीज ही नहीं बढ़ाई जा रही। काफ़ी अरसे से पहले इमरान खान का उनको कहते रहे कि इमरान खान ये चीज़ें ख़राब कर रहा है, माशी सूरत हाल बिल्कुल कमज़ोर है। अब देखें कि अभी भी नहीं बढ़ाई जा रही, हालांकि जो महंगाई है 100% बढ़ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात 100% बजा है। असल में ये सारे ही बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और इन्होंने अपनी मुआशी जो बेनिफिट्स हैं उनको कवर करने के लिए अपनी जो प्रॉफिट है उसका कोई 2 या 4% जो है उसको साइड पे रख के ये मीडिया हाउसेस चला रहे हैं। तो वो एक मखसूस रकम के तहत ही इस मीडिया हाउसेस को चला रहे होते हैं, उससे ज़्यादा वो मीडिया हाउसेस को फ़ंड नहीं देते और उसी में मैनेज कर रहे होते हैं। और वो अपने एम्प्लॉइज़ को कहते हैं कि आप साफ़ी हैं, आपके पास हम आपको कार्ड देते हैं, आप जाएं मार्केट में, अपना जो भी करना है आप इसके साथ अपना बिज़नेस चलाएं, आप मामलात को देखें, हम आपको इतना ही दे सकते हैं। तो इसलिए ये मामलात उसी तरह के ही हैं, ख़राब हैं और लोग बेचारे काम कर रहे हैं और उसी तनख्वाहों के ऊपर, लो प्राइसेस के ऊपर, जो वेजेस जो हैं वो लो हैं उसके ऊपर, और उनके पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। सही। मखसूस हमारे यहाँ 3-4 गिनती के जो हैं वो न्यूज़पेपर हैं और 4-5 गिनती के न्यूज़ चैनल हैं जो सैलरियाँ देते हैं और जिनमें कुछ थोड़ी सी जॉब सिक्योरिटी है। इस वजह से फिर लोग जो है इसके ऊपर एहतजाज नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट में यूनिवर्सिटी से हर साल सैकड़ों की तादाद में लड़कियों और लड़के जो हैं वो मास्टर करके जर्नलिज्म में आ रहे हैं। तो उनके पास ऑप्शन मौजूद होता है मीडिया मालकान के पास कि हम नया बंदा ले आएँ और उसको थोड़ी सी तनख्वाह पे रख लें और पुराने को निकाल दें। तो इसलिए ये मीडिया वर्कर्स का इत्तेसाल जो है इसकी एक वजह ये भी है। जो अपनी पूरी गुफ्तगू है जो आपने की है, इसको कंक्लूड कैसे करेंगे ताकि नाजरीन उसको समझ जाएं? मैं आज की जो ओवरऑल डिबेट को कंक्लूड इस तरह करूँगा कि हमारी जो मुआशी सूरत हाल है मुल्क की, अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर, तो हमें पूरी जो हमारी जो है एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी फ़ौज है, हमारी अदलिया है, हमारे सियासतदान है, हमारे ब्यूरोक्रेसी है, इन सबको मिल बैठना होगा। इनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ डिमांड एक होगा जिसके ऊपर सबको मुतफिक होना, चार्टर ऑफ इकोनॉमिक, चार्टर ऑफ इकानमी जो है उसके ऊपर मुतफिक होना पड़ेगा और हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का तयन करना होगा और उसके ऊपर जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी। इस तरह से मामलात बेहतर होंगे और मामलात में बेहतरी की गुंजाइश है। हम एक बात तो देखते हैं कि हमारे जो 40 से 42 हज़ार सरकारी मुलाजमीन हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स और इसमें जो अली क्लास है, उसमें 22,000 जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो ड्यूल नेशनल हैं। कोई कनाडा में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई यूरोप के किसी मुल्क में बैठा है सरकारी अफसरान, उनकी फैमिली वहाँ सेटल हैं। तो वो यहाँ पे साल 2-2 साल की छुट्टियाँ लेके वहाँ पे चले जाते हैं, फिर आते हैं, 6 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, फिर चले गए और वो कहते हैं जी हम ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, हम फर्दर रिसर्च कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे जो मामलात है वो जू के तू रहते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, मुल्की मामलात के लिए हम सबको मिल बैठना होगा और इत्तफाक़ राय से एक चार्टर जो है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, फिर ही मुल्क बेहतर होगा। अदरवाइज़ हम इसी तरह मुआशी मसाइल का शिकार रहेंगे। और ये हकीकत है कि हम डिफ़ाल्ट हो चुके हैं, बस ये थोड़ी बहुत मसाइल हैं जिसकी वजह से हम डिफ़ाल्ट, नहीं तो हमारे मामलात जो हैं हमारी आमदन और हमारे खर्च का जो डिफरेंस है उसे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम डिफ़ाल्ट के करीब हैं, बल्कि डिफ़ाल्ट हो चुका है हमारा। और हम अभी भी, ये शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कि हमने जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं वो उन पर पाबंदी लगा दी है। अगर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, अगर उस पाबंदी पे अमल दरामद हो जाए तो मुल्क के मसाइल में काफ़ी हद तक बेहतरी पैदा हो सकती है, लेकिन मसाइल कम हो सकते हैं और मुआशी मामलात बेहतर हो सकती है। लेकिन आपको पता है कि उस पर कोई अमल दरामद नहीं होना, ना हुआ है और ना ही किसी ने इसको संजीदा लिया है। तो इस वजह से मामलात जूं के त्यों चल रहे हैं। जी नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में आवाम को आगाह किया। तो नाजरीन और जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है, एक माशरे में घुटन बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं। अगर इस तरफ तवज्जो ना दी तो मज़ीद इसमें ये चीज़ें एक लावा बनकर फट भी सकता है। इससे पहले हम होश में आ जाएं तो बेहतर है। नाज़रीन,
मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।